हाय एवरीवन। गाइस हम सॉल्व कर रहे थे सितंबर 26 के लिए जो आईसीआई ने मॉक टेस्ट इशू करा है। मैं फर्स्ट 60 क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुकी हूँ, सो आई एम गोइंग टू बिगिन विद 61st क्वेश्चन। कह रहे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द जीडीपी डिफ्लेटर। बेटा जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है, इसका दूसरा नाम होता है प्राइस इंडेक्स। जीडीपी डिफ्लेटर इज ऑल्सो नोन एज प्राइस इंडेक्स। इट हेल्प्स अस मेजर द इन्फ्लेशन जो हुई है किसी एक पर्टिकुलर साल में। देखो जीडीपी का मतलब क्या होता है। जीडीपी मीन्स द मनी वैल्यू ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, कि इस साल कितने रुपए के गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं। जब हम रुपीज़ की बात करते हैं ना, एमआरपी, तो गुड्स महंगे भी तो हुए होते हैं। एमआरपी में इन्फ्लेशन भी इंक्लूडेड होती है। जीडीपी डिफ्लेटर हेल्प्स अस आइडेंटिफाई द इन्फ्लेशन रेट। तो अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो जीडीपी डिफ्लेटर का काम यही है, इन्फ्लेशन को पिन पॉइंट करना, ढूंढ के लेकर आना। इट शोज रियल जीडीपी बेस्ड ऑन करंट प्रोडक्शन। जीडीपी डिफ्लेटर प्रोडक्शन पे फोकस नहीं करता। जीडीपी डिफ्लेटर इज इन रियल टर्म्स वाइल सीपीआई इज इन नॉमिनल टर्म्स। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों सेम ही बात होती है। जीडीपी डिफ्लेटर होता ही प्राइस इंडेक्स है। सो आंसर इज ए। 62. If labor continues to be used intensively despite high battery prices, the most logical explanation is okay. कह रहे डिस्पाइट हाई बैटरी प्राइजेस, बैटरी एक्सपेंसिव है, मे बी दे आर ट्राइंग टू कंपेयर लेबर विद कैपिटल टेक्नोलॉजी मशीनरी। कह रहे लेबर अभी भी यूज होती जा रही है डिस्पाइट हाई बैटरी प्राइजेस। द मोस्ट लॉजिकल एक्सप्लेनेशन इज, तो क्यों यूज हो रही होगी लेबर? प्रॉबेबली लेबर इज चीपर दैन द कैपिटल, इसलिए लेबर को हम ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे, लेबर चीपर होगी। इन कॉब डुगलस प्रोडक्शन फंक्शन कॉन्स्टेंट्स रिप्रेजेंट। बेटा कॉब डुगलस प्रोडक्शन फंक्शन हमारे सिलेबस में है, दैट क्यू इज इक्वल टू के एल रेज टू पावर ए सी रेज टू पावर 1 माइनस ए, बट ये चीज़ नहीं है हमारे सिलेबस में। कॉन्स्टेंट्स रिप्रेजेंट व्हाट? पहले तो मैं आपको कॉन्स्टेंट्स का मीनिंग बता दूँ। कॉन्स्टेंट्स मीन्स के और ए। इस इक्वेशन में के और ए को कांस्टेंट माना गया है, और के और ए जित लेबर बढ़ेगी तो कैपिटल कम यूज करेंगे, ये जिससे भी रिलेटेड, इट इज रिलेटेड टू बेसिकली टेक्नोलॉजिकल पैरामीटर्स, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर और कैपिटल से रिलेटेड है। ऑल्दो आई एम अगेन रिपीटिंग, दिस क्वेश्चन इज नॉट इन सिलेबस, बट क्योंकि हमारे मॉक टेस्ट में दे रखा तो वी मस्ट नो। एंड आई थिंक इसका आंसर की मैं शायद गलत दे रखा होगा, बट इसका आंसर इज सी। नॉर्मल प्राइस इज डिटर्मिन्ड इन दी। बेटा लॉन्ग रन में हम कहते हैं मोस्टली फर्म्स को सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं। नॉर्मल प्राइस लॉन्ग रन में जाके आएगा। शॉर्ट रन में तो प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकता है। मे बी आज मार्केट में सप्लाई कम हो गई, मे बी आज मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो गई तो प्राइस बढ़ गया। नॉर्मल प्राइस लॉन्ग रन में, वी होप कि लॉन्ग रन में इस प्रोडक्ट का प्राइस वापस से डिफ्लेट होकर नॉर्मल हो जाएगा। आंसर इज सी। आईटी बबल बर्स्ट इलस्ट्रेट्स द फेलियर ऑफ। बेटा आईटी बबल बर्स्ट क्या था? बेटा एक मिथ फैला था, एक अफवाह फैली थी 2000s में, कि जो भी कंपनी के पास आईटी, जिस भी कंपनी के पास वेबसाइट होगी, सिर्फ वेबसाइट होगी, उस कंपनी की ग्रोथ बढ़ जाएगी। लोगों ने क्या किया सिर्फ इस मिथ में कि यार इसकी तो वेबसाइट है, .com है इसके पास। आई एम श्योर यू आर अवेयर, वेबसाइट बना के बिजनेस नहीं चलता। वेबसाइट पे फुटफॉल होना चाहिए, उसकी एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए, कस्टमर वहाँ आने चाहिए, दे शुड ऑर्डर दी प्रोडक्ट, दे शुड लाइक दी प्रोडक्ट्स, दे शुड मेक दी पेमेंट, दे शुड प्लेस एन ऑर्डर, वो फुलफिल होना चाहिए, रिटर्न नहीं होना चाहिए, बड़ी सारी चीज़ें। एक अफवाह फैल गई थी जिस कंपनी की वेबसाइट है उसकी ग्रोथ होगी। People started buying shares of companies simply because that particular company, those particular companies had websites. हुआ क्या, लोगों ने शेयर्स में इन्वेस्ट करा, कंपनीज खुश हो गई कि वाओ यार हमारे शेयर्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग, इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। कंपनीज ने एक्सपेंशन शुरू कर दी इंटरनली। एक्सपेंशन मीन्स और मैन्युफैक्चरिंग कर दी और प्रोडक्शन प्लांट्स बढ़ा दिए, लेकिन उनको समझ आया कि प्रोडक्ट की सेल नहीं हो रही है। हुआ क्या, ग्रोथ ओवर प्रॉफिट स्ट्रैटेजी का फेलियर हो गया। हम चाहते क्या हैं, इन्होंने किस पे फोकस करा? इन्होंने फोकस करा एक अफवाह पे। बबल का मतलब यही होता है बेटा, बबल इज उन्हें बहुत ह्यूज कुछ है, अंदर कुछ नहीं है, खोखला है, एक पिन मारते फट जाएगा एंड देयर इज नथिंग इनसाइड इट। तो यहाँ पे किस चीज़ का फेलियर हुआ? ग्रोथ ओवर प्रॉफिट्स। इसका मतलब है हमें लग रहा था कि हम बस ग्रो करते रहेंगे, लेकिन एक्चुअली में प्रॉफिट्स ज़्यादा मायने रखते हैं रादर दैन दुनिया के ये देखना कि हाँ यार लोग बड़े पॉजिटिव हमारी कंपनी के लिए। अल्टीमेटली तो क्या हाथ में आने चाहिए? प्रॉफिट्स। 66 क्वेश्चन, ट्रोफ फेस क्या होता है बिजनेस साइकिल का? बेटा ट्रोफ बोला जाता है सबसे लोएस्ट बॉटम पॉइंट को। मैक्सिमम किसको बोला जाता है? पीक को। ठीक है, ए बी डी तीनों ही पीक को एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्सपेंशन को या पीक को। सो आंसर है सी। टॉबिन की जो पोर्टफोलियो थ्योरी है, बेटा पोर्टफोलियो थ्योरी का एक और भी नाम है रिस्क थ्योरी। ये क्वेश्चन है चैप्टर 8 यूनिट 1 का। टॉबिन ने जो रिस्क थ्योरी दी थी उसमें इन्होंने ये कहा था कि लोग अपने एसेट्स, अपनी वेल्थ डिफरेंट एसेट्स में रखते हैं, अपना एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। कुछ पैसे गोल्ड में, कुछ पैसे शेयर्स में, कुछ पैसे रियल एस्टेट में, कुछ बॉन्ड्स में, कुछ एफडी में।
डिपेंडिंग अपॉन देयर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। आई एम श्योर यूर अवेयर, जहाँ रिस्क ज़्यादा होगा वहाँ रिटर्न ज़्यादा, जहाँ रिस्क कम वहाँ रिटर्न कम। हर इंसान अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करता है। तो बायर्स क्या करते हैं, रिस्क और रिटर्न को एक बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, कंपेयर करते हैं। दे वॉन्ट टू मेंटेन अ बैलेंस इन देयर पोर्टफोलियो। आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट। अपना सारा पैसा एक जगह मत इन्वेस्ट करो, ज़्यादा ग्रो नहीं होगा, रिस्की हुआ तो सारा डूब जाएगा। सेफ है सेविंग अकाउंट एफडी तो ज़्यादा रिटर्न नहीं आएगी। वी नीड टू हैव अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, और उसके लिए हमें ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। ट्रेड ऑफ मीन्स एक बैलेंस हमें मेंटेन करना पड़ता है बिटवीन मोर रिस्की एवरेज इन्वेस्टमेंट्स एंड लेस रिस्की। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी इज लीस्ट इफेक्टिव वेन। बेटा चैप्टर नंबर 8 के यूनिट 1 में ही एक टॉपिक है लिक्विडिटी ट्रैप, विच मीन्स लिक्विडिटी कैश ट्रैप हो गई है अमंग्स द पब्लिक। ऑल्दो बैंक्स क्या चाहते हैं कि पब्लिक कैश हमें दे, बैंक में डिपॉजिट करें, हम उसे आगे लेंड आउट करेंगे। लेकिन अगर लिक्विडिटी पब्लिक के पास ट्रैप हो गई, और ये कब ट्रैप होती है, जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो जाते हैं। मैं क्या करूंगी बैंक में इन्वेस्ट करके अगर बैंक मुझे इंटरेस्ट ही नहीं दे रहा? अच्छा, मैं किसी और को लेंड आउट करना, कहीं और जाके मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करूंगी, बैंक को नहीं दूंगी इफ दे आर गिविंग मी लो इंटरेस्ट रेट्स। तो कह रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी कब फेल हो जाती है? जब इकोनॉमी किस में होती है? लिक्विडिटी ट्रैप में। If a central bank intervenes in the foreign exchange market to prevent appreciation of domestic currency by purchasing foreign assets, कह रहे सेंट्रल बैंक अपनी डोमेस्टिक करेंसी को ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं होने देना चाहती, तो वो क्या कर रही है, जान की फॉरेन एसेट्स खरीद रही है। बट मैम वाई वुड वी प्रिवेंट एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी? बेटा अगर हमारी करेंसी अप्रिशिएट हुई ना, उनकी करेंसी डिप्रिशिएट हो जाएगी, फॉरेनर्स की। उनकी करेंसी अगर डिप्रिशिएट हुई ना, वो हमसे सामान खरीदना बंद कर देंगे, हमारे एक्सपोर्ट्स गिर जाएंगे। तो कह रहे हैं आरबीआई हमारे एक्सपोर्ट्स ना गिरे इसलिए उनके एसेट्स खरीद रहा है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? करंट अकाउंट पे फ़र्क पड़ेगा। बेटा करंट अकाउंट में एसेट्स की बात नहीं होती, गुड्स एंड सर्विसेज की बात होती है। कह रहे कैपिटल अकाउंट डेफिसिट में चला जाएगा। बेटा सिर्फ क्योंकि हम एसेट्स परचेज कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है ना कि कैपिटल अकाउंट डेफिसिट, वो भी तो इन्वेस्ट कर रहे होंगे। तो ये बी ऑप्शन मैंडेटरी नहीं है। सी में कह रहे हैं हमारे ऑफिशियल रिजर्व एसेट्स बढ़ जाएंगे, ये ट्रू है। सेंट्रल बैंक के एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगे। सो आंसर इज सी। एक और भी जस्टिफिकेशन में देना चाहूँगी क्वेश्चन 69 पे, उन्होंने इमीडिएट इम्पैक्ट पूछा था। डेफिसिट सरप्लस आने में तो 1 साल लगेगा जब सारी ट्रांजैक्शंस हो जाएंगी, तो इमीडिएटली डेफिसिट नहीं होगा, इमीडिएटली हमारे एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगे। इन दी अर्ली 90s एसएलआर और सीआर को रिड्यूस करने की एडवाइस किस कमेटी ने दी थी? बेटा मॉनेटरी पॉलिसी से सारी रिकमेंडेशंस किसके थ्रू आई थी? नरसिम्हम कमेटी। According to India Development Update by the World Bank, why is India's economy so more insulated from global spillovers compared to other emerging markets? कह रहे 2022 में वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत इंसुलेटेड है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत सेफ रखती है अपने आप को ग्लोबल स्पिल ओवर से, ग्लोबल लड़ाइयों से, ग्लोबल डिस्टर्बेंसेस से, एज कम्पेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट। लाइक वी आर ऑल्सो डेवलपिंग, अदर्स आर ऑल्सो डेवलपिंग। कह रहे लेकिन इंडिया ने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बना लिया? कह रहे इट इज़ 100% रिलायंट ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर। नो बेटा, हमारे तो एग्रीकल्चर भी है, इंडस्ट्रियल भी है, सर्विस सेक्टर भी है। कह रहे इट इज़ नो एक्सटर्नल डेट, ये भी फॉल्स है, बिकॉज इंडिया पे तो बहुत डेट है। कह रहे ड्यू टू फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम मेंटेन। बेटा हमारी कंट्री में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है, हम इसलिए सेफ है क्योंकि हमारी इकोनॉमी खुद ही इतनी लार्ज है, इतनी पॉपुलेशन है इंडिया में कि अगर हम फॉरेन ट्रेड ना भी करें, इंटरनली भी हमारी इतनी सेल हो जाती है, एंड लेस एक्सपोजर टू इंटरनेशनल ट्रेड फ्लोज। कह रहे हैं हमें फॉरेन के पैसा ही नहीं, हमारी कंट्री में अपना ही पैसा इतना है कि हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता उनकी इकोनॉमी गिरने से भी। 72 ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स ऑपरेट। बेटा ये टॉपिक मुझे कई बच्चों ने मैसेज करा है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है बट मॉक टेस्ट में दे रखा तो हम डिस्कस कर लेंगे। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का मतलब होता है, देखो हमने चैप्टर नंबर 7 के यूनिट 1 में पढ़ा था कि गवर्नमेंट का फंक्शन होता है स्टेबलाइजेशन लाना इकोनॉमी में। स्टेबलाइजेशन मीन्स इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा ना हो, डिफ्लेशन भी बहुत ज़्यादा ना हो, जीडीपी बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़नी चाहिए, बहुत स्लो भी नहीं होनी चाहिए। तो व्हाट इज ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर? ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर मतलब बिना गवर्नमेंट के इंटरफेयर करने पे भी अपने आप इकोनॉमी स्टेबलाइज हो जाती है। मतलब इवन विदाउट इंटरवेंशन, इवन विदाउट एनी चेंजेस मेड बाय द गवर्नमेंट, अपने आप इकोनॉमी अपने आप ही स्टेबलाइज हो जाती है। उसको हम, इसका एक एग्जाम्पल मैं बता सकती हूँ, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। किसी की इनकम बढ़ रही है तो पहले से ही मैंने बताया हुआ जिसकी इनकम ज़्यादा है उसको ज़्यादा टैक्स देना है। ये एक ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर अपने आप चल रहा है, जिसकी इनकम ज़्यादा होगी मुझे अपने आप ही ज़्यादा टैक्स दे देगा, मुझे बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप इकोनॉमी उसकी परचेसिंग पावर को कम कर देगी। 25% डिक्लाइन इन द स्टॉक मार्केट इन दिस सिनेरियो इट कैन बी क्लासिफाइड एज। कह रहे
हमारी स्टॉक मार्केट पास्ट कुछ समय में 25% गिर गई है. सो व्हाट इज दिस? कैन इट इज अ लीडिंग इंडिकेटर विच इज प्रिडिक्टिंग रिकवरी. बेटा गिरी है, बढ़ी नहीं है, तो रिकवरी का तो कोई सेंस नहीं है. कैन इट इज अ कोइंसिडेंटल इंडिकेटर विच इज रिफ्लेक्टिंग द करंट कंडीशंस. बेटा स्टॉक मार्केट अभी नहीं गिरी है, कह रहे गिर चुकी है. So most relevant answer would be it is a lagging indicator and is showing past performance कि गिर चुकी है. इसका मतलब कुछ ना कुछ डाउनफॉल आ चुका है हमारी इकोनॉमी में. Important question 74. कह रहे विच मार्केट स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज बाय एक्सट्रीम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. कैसे कौन सी मार्केट है जिसमें प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अलग होता है. कई बच्चों को इसमें डाउट होता है कि मैम आंसर शुड बी मोनोपोलिस्टिक. बेटा परफेक्ट तो होगा नहीं बिकॉज होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है. ऑलिगोपॉली में बेटा होमोजीनियस प्रोडक्ट भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, इसलिए ये भी आंसर नहीं है. बच्चों को लगता है कि बी आंसर है मोनोपोलिस्टिक. बेटा मोनोपोलिस्टिक में नो डाउट प्रोडक्ट्स में बहुत वैरायटी होती है लेकिन माइनर डिफरेंसेस होते हैं. लक्स पियर सबका पर्पस सेम है, पैकेजिंग अलग है, थोड़ी सी शेप अलग है, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते इन प्रोडक्ट्स में. कौन सी मार्केट है जिसमें प्रोडक्ट बिल्कुल ही यूनिक होता है? मोनोपोली, क्योंकि उसका कोई सब्सटीट्यूट ही नहीं है. इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर इज डी. 75. A manufacturing firm finds that the selling price of its product is below average cost. बेटा ये प्राइस और कॉस्ट को क्यों कंपेयर कर रहे हैं? प्राइस इज मैं प्रोडक्ट बेच के पैसे कमाऊंगी. कॉस्ट उस प्रोडक्ट पे ऑलरेडी मेरा खर्चा आ चुका है. इमेजिन करो मैंने एक प्रोडक्ट बनाया 10 रुपये का, लेकिन बेच उसको मैं 8 रुपये में रही हूँ. कह रहे बट इट इज़ अबव द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. कह रहे लेकिन जो इसका सेलिंग प्राइस है ना 8 रुपये है, वो एवरेज कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट से तो अबव है. बट एवरेज कॉस्ट में दो कॉस्ट आती है, एक वेरिएबल और एक फिक्स्ड कॉस्ट. कह रहे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से तो अबव है सेलिंग प्राइस. तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड दिस सेलर डू? बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 4 यूनिट 1 का. बेटा हमने इस टॉपिक में एक चीज़ पढ़ी थी, फिक्स्ड कॉस्ट की हम बात नहीं करते हैं वाइल डिसाइडिंग वेदर वी शुड कंटिन्यू और शट डाउन, बिकॉज वो तो फिक्स्ड है, उसका आउटपुट से रिलेशन नहीं है. कौन सी कॉस्ट है जो आउटपुट से रिलेटेड है? वेरिएबल कॉस्ट. अगर वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रही है शॉर्ट रन में, कोई नहीं, कंटिन्यू बिजनेस. आप नोटिस करो मैंने जो एग्जाम्पल लिया है 10 रुपये की कॉस्ट है, जब वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रही है तो थोड़ी बहुत फिक्स कॉस्ट भी तो रिकवर हो रही है ना. तो धीरे धीरे करके बिजनेस ग्रो होगा, हम टोटल कॉस्ट भी रिकवर करा लेंगे. सो इस केस में हमें क्या करना चाहिए? अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रही है वी शुड कंटिन्यू प्रोडक्शन बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट आर फुली कवर्ड और धीरे और फिक्स्ड कॉस्ट भी रिकवर हो ही रही है ना. कह रहे सी इसका इसलिए नहीं है, कंटिन्यू प्रोडक्शन ओनली प्राइस इक्वल्स एटीसी. बेटा कंटिन्यू करना या शट डाउन करना ये डिपेंड करता है वेरिएबल कॉस्ट पे, नॉट इवन लॉसेस पे. लॉस हो रहा है इस बेसिस पे. आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड बिजनेस के कुछ स्टार्टिंग कुछ ईयर्स में लॉस ही होता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना बिजनेस बंद कर दें. लॉस क्यों होता है? क्योंकि स्टार्टिंग के ईयर्स में फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर नहीं होती. स्टार्टिंग के ईयर्स में मैं पूरा ग्रॉसरी का शोरूम की रेंटल कॉस्ट रिकवर नहीं कर पाऊंगी, बट लेकिन जो मैंने माल खरीदा है, जो बेचा है, उस पर मैं प्रॉफिट कमाने की ज़रूर कोशिश करूँगी. 76. A software company offers student, corporates and institutional licenses for the same software at different prices. कह रहे हम स्टूडेंट को अलग प्राइस पे ऑफर करते हैं सॉफ्टवेयर, सबको अलग अलग प्राइस पे. सो वी आइडेंटिफाई ग्रुप्स रादर देन क्वांटिटी. हम ये नहीं देखते कितना क्वांटिटी का जिक्र पता क्यों करना है? बेटा होलसेल और रिटेल में यही होता है. होलसेल मार्केट में हम कहते हैं ज़्यादा खरीद लो क्वांटिटी, हम आपको डिस्काउंट दे देंगे. हम ये नहीं देखते तुम कौन हो. वो कह रहे हैं मैं ये देख रहा हूँ कि तुम कौन हो, उस बेसिस पे मैं डिस्क्रिमिनेशन कर रही हूँ. बेटा इसको बोलते हैं थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. प्रोफेसर पिगू गिव देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. फर्स्ट डिग्री में हम एवरी यूनिट के लिए बार्गेन करते हैं. सेकेंड डिग्री में हम बैचेस के लिए बार्गेन करते हैं कि आपने 10 किलो खरीदा इतने का पड़ेगा, 20 किलो खरीदा तो थोड़ा सस्ता पड़ेगा. और सी थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, हम कंज्यूमर के एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे, उसके फीचर्स के बेसिस पे, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम बार्गेन करते हैं. सो आंसर इज सी. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर 4 यूनिट 3. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. 77. A group of 5 cement manufacturers secretly agree to fix prices and production quotas also. Quota means quantitative restriction. हम इतना सामान बनाएंगे to maximize their joint profits and discourage new competitors. बेटा 5 ही मैन्युफैक्चरर्स हैं, 2 to 7 मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ओलिगोपॉली में. इस क्वेश्चन का आंसर मोनोपोलिस्टिक नहीं हो सकता, लार्ज सेलर्स होते हैं. इस क्वेश्चन का आंसर प्योर कंपटीशन नहीं होता, ये तो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता. इसमें भी लार्ज सेलर्स होते हैं. अब बचा ए और बी. बेटा टाइप्स ऑफ ओलिगोपॉली के टॉपिक में हमने पढ़ा था. कोल्यूसिव ओलिगोपॉली होती है ये, जब लिमिटेड सेलर्स एकजुट बना के एक साथ सामान बेचते हैं एक ही प्राइस पर, क्वांटिटीज भी फिक्स कर देते हैं ताकि कोई और कॉम्पिटिटर उस मार्केट में आ ना पाए. इसको बोलते हैं कोल्यूसिव ओलिगोपॉली. बेटा चैप्टर 4 के यूनिट 3 में एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ ओलिगोपॉली. दैट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर कर लेना.
78th, a pharmaceutical company decides not to establish any additional manufacturing unit because the expected savings from technical specialization would be outweighed by higher एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी। कह रहे हैं हमें एक्स्ट्रा और कुछ काम नहीं करना, क्योंकि हमें लग रहा है अगर हम एक्स्ट्रा फैक्ट्री सेटअप करेंगे ना तो हमें सेविंग्स कम होंगी। दिल भी आउटवेट, आउटवेट मतलब भारी हो, सेविंग्स पे हावी हो जाएंगे हमारे खर्चे, बिजनेस को कम्युनिकेशन डिले। आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड, लार्ज स्केल बिजनेस करना मैनेज मुश्किल हो जाता है। अभी 4 फैक्ट्री चल रही है, मैं इन्हीं को मैनेज कर लूँ बहुत है, मुझे और नहीं चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 78। डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने के नुकसान। 79th क्वेश्चन, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज CRR विल बी नलिफाइड और रिड्यूस्ड इफ। बेटा CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। व्हाट इज दिस रेशियो? कमर्शियल बैंक्स के पास जो पैसा आता है पब्लिक से, उसका एक परसेंटेज इन्हें RBI के पास रखना होता है, और RBI ये परसेंटेज इन्हें बताती है, और जितना परसेंटेज हम उनके पास रखेंगे उतना हम कम मनी पब्लिक को दे पाएंगे लोन की फॉर्म्स में। इसका मतलब जब CRR बढ़ता है तो मनी सप्लाई मार्केट में कम हो जाती है, क्योंकि मैं पैसा कम दे पाऊंगी इकोनॉमी में। कह रहे इस इफेक्ट को नलिफाई किससे होगा? अगर बैंक रेट कम हो गया, अगर बैंक रेट कम हो गया तो कमर्शियल बैंक तो खुश हो जाएंगे, वो तो लोन ज़्यादा देंगे, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो नलिफाई करना है ना हमें। CRR से मनी सप्लाई कम हो रही है, बैंक रेट कम करने से मनी सप्लाई बढ़ रही है, तो आंसर तो यही लग रहा है। बाकी ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं। कह रहे सिक्योरिटीज आर सोल्ड इन दी ओपन मार्केट। बेटा अगर RBI सिक्योरिटीज बेचेगी तो बदले में लोगों से पैसे ले लेगी, तो कंट्री की मनी सप्लाई तो और कम हो जाएगी। हमें तो इसके इफेक्ट को निल करना था, बढ़ाना थोड़ी ना था। 20 से तो बढ़ जाएगी, तो आंसर भी नहीं है। सी, इफ SLR इज इंक्रीज। बेटा अगर SLR इंक्रीज होगा, व्हाट इज SLR? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसका मतलब होता है RBI कमर्शियल बैंक्स को कहती है कि जितना पैसा आपके पास पब्लिक से आता है उसका कुछ परसेंटेज हमेशा अपने पास रखो इन दी फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट, ताकि कल को कोई भी कंज्यूमर कैश विड्रॉ करने आए तो आप उसको पैसे दे पाओ। तो अगर SLR बढ़ जाएगा तो मैं लोन कम दे पाऊंगी ना, मेरी मनी सप्लाई कम हो जाएगी। तो ये भी आंसर नहीं है, क्योंकि मुझे इस इफेक्ट को नलिफाई करना है ना। मुझे मनी सप्लाई, ये तो और बढ़ावा मिल गया ना उसको, मनी सप्लाई और कम हो जाएगी। पीपल डू नॉट बोरो फ्रॉम नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। बेटा नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस तो पब्लिक का ही पार्ट है। मनी सप्लाई अफेक्ट होती है RBI या कमर्शियल बैंक से, ना कि पब्लिक से। सो इससे तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, इससे CRR का कोई रिलेशन ही नहीं है, बिकॉज ये पॉइंट बेसिकली CRR कमर्शियल बैंक से रिलेटेड चीज़ है ना, और डी बैंक से रिलेटेड ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर इज ए। और मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर की आंसर गलत है। बेटा इस करेक्ट आंसर इज ए। FDI इज प्रोहिबिटेड इन ऑल दी फॉलोइंग केसेस एक्सेप्ट। बेटा FDI इन सब में प्रोहिबिटेड है, ABC। किस में प्रोहिबिटेड नहीं है? बैंकिंग ऑपरेशंस। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? बेटा ये दो वर्ड से मिलकर बना है, स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन। स्टैग्नेशन का मतलब होता है लो ग्रोथ, स्लो ग्रोथ, लो ग्रोथ, और इन्फ्लेशन का मतलब तो आई एम श्योर आपको पता है, हाई प्राइस। तो ऑप्शंस में ढूंढ लेते हैं कहाँ ये है। प्राइजेज आर फॉलिंग, लो ग्रोथ, प्राइस राइज। आंसर इज बी। किंग डिमांड कर्व क्या होता है? बेटा किंग डिमांड कर्व ओलिगोपॉली में होता है। किंग डिमांड कर्व इज, ओलिगोपॉली का जो डिमांड कर्व होता है, इसको थोड़ा सा और बेटर बनाती हूँ। ओलिगोपॉली का जो डिमांड कर्व होता है, ऊपर फ्लैट होता है, नीचे आते आते तक वो स्टीप हो जाता है। रीज़न बीइंग, ओलिगोपॉली में क्योंकि लिमिटेड सेलर्स होते हैं। आप इमेजिन करो 4 सेलर्स हैं मार्केट में, एक सेलर ने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दिया है, बाकी तीनों नहीं बढ़ाएंगे। बाकी तीनों कहेंगे तू बढ़ा बढ़ा, तेरे कस्टमर हमारे पास आएंगे। लेकिन अब इसका मतलब प्राइस राइज बाय वन इज नॉट फॉलोड बाय अदर्स, प्राइस राइज इज नॉट फॉलोड बाय अदर्स। बट अगर किसी एक ने प्राइस कम कर दिया, उसको देख के बाकी सब भी प्राइस कम कर देंगे, इसीलिए किंग डिमांड कर्व होता है। तो क्वेश्चन का आंसर है रिस्पॉन्स टू प्राइस इंक्रीज। बट अगर कोई एक इंक्रीज करता है तो बाकी लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, लेस। प्राइस इंक्रीज पे रिस्पॉन्स लेस आता है और प्राइस डिक्रीज पे रिस्पॉन्स ज़्यादा आता है। परफेक्टली इलास्टिक तो हम बोल ही नहीं सकते ना, क्योंकि ये जो वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं इलास्टिक डिमांड कर्व। क्वेश्चन 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। बेटा फिस्कल पॉलिसी में क्या क्या होता है? गवर्नमेंट का टैक्स सिस्टम, गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस, सब्सिडी फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है, टैक्सेशन फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है। गवर्नमेंट अगर बॉन्ड्स इशू कर रही है, लोन ले रही है पब्लिक से, इट इज़ पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। आंसर इज बी। इन दी लॉन्ग रन नॉर्मल प्रॉफिट्स आर इंक्लूडेड इन दी। बेटा लॉन्ग रन में हमने कौन सा कर्व सीखा था? LAC, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। उसमें नॉर्मल प्रॉफिट्स इंक्लूडेड होते हैं। फर्म इनकाउंटर्स इट्स शट डाउन पॉइंट। बेटा इससे रिलेटेड अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था
जब कोई फर्म डिसाइड करती है कि हमें कंटिन्यू करना है शट डाउन, कौन सी कॉस्ट मैटर करती है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जस्ट प्राइस के बराबर है तो यू हैव एन ऑप्शन टू शट डाउन, यू कैन कंटिन्यू ऑल्सो, यू कैन शट डाउन ऑल्सो। एफिशिएंट स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज द लेवल ऑफ आउटपुट एट विच। अच्छा, 85th क्वेश्चन में किसी को डाउट हो सकता है कि इसका आंसर ए क्यों नहीं है मैम? बेटा ए इसलिए नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, शट डाउन या कंटिन्यू करने के लिए टोटल कॉस्ट मैटर नहीं करती, बिकॉज एवरेज टोटल कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट भी आती है, फिक्स्ड कॉस्ट डजंट मेक अ डिफरेंस, व्हाट मैटर्स इज बिजनेस की एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एफिशिएंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन, एफिशिएंट का मतलब होता है बेटा बेस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें एवरेज कॉस्ट हमारी सबसे कम आएगी, इसको हम बोलते हैं, जब एवरेज कॉस्ट सबसे कम आती है ना उसको हम बोलते हैं बेस्ट लेवल ऑफ आउटपुट। अब बिजनेस इकोनॉमी इन्वॉल्व्स द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स विद, कह रहे बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं? इकोनॉमिक्स की थ्योरी को प्रैक्टिस में फिट करते हैं, थ्योरी को प्रैक्टिस में फिट करते हैं, उसी को हम बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। गिफन पैराडॉक्स इज एन एक्सेप्शन ऑफ, बेटा गिफन गुड्स हमने पढ़ा था, वो किसका एक्सेप्शन था? इट वॉज रिलेटेड टू लॉ ऑफ डिमांड। MC कर्व इन अ परफेक्टली कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्री, बेटा MC कर्व यू शेप होती है ना, उसकी जो राइजिंग स्लोप होती है ना वो परफेक्ट कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व होता है। हम ये अज्यूम करते हैं कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस तो सेम रहता है, जितना चाहे सप्लाई करते रहो तो लोग एडिशनल प्रोडक्ट बनाते रहेंगे और प्रोडक्ट को सप्लाई करते रहेंगे। OPEC is an example of बेटा Organization of Petroleum Exporting Countries, it is an example of oligopoly। 91st, which of the following method is used to estimate the national income? बेटा नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं, वैल्यू एडेड, इनकम और एक्सपेंडिचर। आंसर इज ए। विच स्टैटिस्टिकल ईयर बुक पब्लिश्ड बाय द CSO, CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, बेटा ये नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं और किस बुक में कैलकुलेट करते हैं? बुक का नाम है नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स। केनेजियन थ्योरी एम्फोसाइज द रोल ऑफ, बेटा केन्स ने किसको सपोर्ट करा था? It supported government policies in influencing the national income. It said we need government to increase the GDP of our country. Which of the following is a reason why market fails? Market failure क्यों होता है? Perfect competition से नहीं, perfect competition तो अच्छा होता है। Absence of externalities, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, externality से market failure होता है, उनकी absence से नहीं होता। Adequate public goods, उससे थोड़ा ना market failure होगा, market failure होगा information asymmetry से। information asymmetry मतलब buyer और seller को एक same information नहीं है product की, तुम्हें गलत फहमी है कि प्रोडक्ट तुम्हारा पर्पस फुलफिल करेगा, मुझे पता है कि ये नहीं करेगा। बायर एंड सेलर अगर सेम पेज में नहीं है, मतलब कोई किसी को धोखा देने की कोशिश कर रहा है, तब मार्केट फेलियर होगा। आफ्टर द बजट इज प्रिपेयर्ड, बेटा बजट इज प्रिपेयर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फिर वो बजट कहाँ जाता है बेटा? इट इज सेंट टू द पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेचर फॉर अप्रूवल एंड डिबेट। इफ द ऑटोनॉमस कंजम्पशन इक्वल्स 2000, सी बार इज 2000, MPC जिसका सिंबल B होता है इज 0.8, डिस्पोजेबल इनकम इज 10,000, देन कंजम्पशन विल बी, बेटा कंजम्पशन की इक्वेशन होती है C बार प्लस BY। वैल्यूज को पुट करो, 2000 प्लस 0.8 इंटू 10,000, तो ये 8,000 प्लस 2,000 कितना हो गया? आंसर इज 10,000। अब बच्चों को एग्जाम में हो सकता है लगे यार ये भी 10,000 है, ये भी 10,000 है, बट आंसर इज सही। इन्फ्लेशन टारगेट इज सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद RBI वंस इन एवरी 5 years, और इन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट है जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट। चैप्टर 8 यूनिट 3 टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। विच इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग फैसिलिटेट्स एंड इम्प्रूव्स एक्सेस टू इंडियन गवर्नमेंट डेटा? आंसर इज NDAP, नेशनल NDAP, राइट? NDAP, यस बेटा, सो सॉरी फुल फॉर्म भूल गई, बेटर है कि मैं अभी क्लिक करके इसको चेक कर रही हूँ। NDAP, नेशनल डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, फुल फॉर्म याद आ गई मुझे, नेशनल डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। डैश रेफर्स टू द वे वन पर्सन's वैल्यू इज अफेक्टेड बाय इट्स वैल्यूज टू अदर। कह रहे एक इंसान की नज़र में प्रोडक्ट की वैल्यू तब क्रिएट होती है, दूसरे उसको कैसे वैल्यू करें। जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूबर ने किसी पे कह दिया किसी वीडियो में यार ये चीज़ तो बहुत ही अच्छी है, तो मैं भी उससे इंस्पायर होकर खरीद रही हूँ, इसको बोलते हैं बेटा नेटवर्किंग इफेक्ट। इन्वेस्टमेंट्स विच आर रेसिप्रोकल बिटवीन कंट्रीज, हम आपके देश में तब इन्वेस्ट करेंगे जब आप भी हमारे देश में इन्वेस्ट करोगे, इसको हम बोलते हैं टू वे डायरेक्ट FDI। चैप्टर 9 यूनिट 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ FDI। और यहाँ गाइस हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं मॉक टेस्ट के। अगर आपका सितंबर अटेम्प्ट है तो आई वुड सजेस्ट प्रैक्टिस मोर मॉक टेस्ट ऑल्सो, प्रीवियस अटेम्प्ट्स के भी। आपको कोई भी डाउट आप कमेंट में लिख सकते हैं। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच जी, बाय बाय।